बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 8 कारवाने उर्दू बुक्स निकाल लें बेटा, अपनी रफ कॉपीज पेंसिल, और आज निकालिए बेटा सफ़ा नंबर 145, पेज नंबर 145 है बेटा। अदले फारूक की नज़म है, आज हमने इसकी रीडिंग करनी है। क्लास 8 कारवाने उर्दू बुक्स, ओपन पेज नंबर 145। चलिए बेटा, अदले फारूकी। अब देखिए ये नज़म जो है ये एक इस्लामी नज़म है, और ये लिखी है अल्लामा शिबली नोमानी ने। तारुफ मैं रीड कर रही हूँ। क्लास 8 सबने बेटा बुक्स अपनी खोल ली है। नज़म है अदले फारूकी, सफ़ा नंबर है 145, पेज नंबर है 145। तारुफ है अल्लामा शिबली नोमानी उर्दू के साहिब तर्ज शायर हैं। उन्होंने तारीख़ इस्लाम के अहम वाक़यात को बहुत खूबसूरती से नज़्मों के क़ालिब में ढाला है, जिसकी एक अहम मिसाल अदले फारूकी भी है। ये नज़म कुलियात शिबली में मौजूद है। आइए इस ईमान अफरोज़ नज़म का मुताला करें। बेटा ये एक बहुत ही जो है वो तारीख़ी एक वाक़या हुआ था, उस पर अल्लामा शिबली नोमानी ने जो है ये नज़म तहरीर की है। अब मैं चाहूंगी कि बेटा आप लोग वन बाय वन आप लोग रीड करें, और कम से कम 4 अशार की आपने रीडिंग करनी है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हुनैन आप रीड करेंगे बेटा। हुनैन, हैंड रेस का भी ऑप्शन अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं। और हुनैन बेटा आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज जो है वो हम सुन सकें। हुनैन बेटा, आर यू विलिंग और नॉट? चलें फातिमा आप रीड करें बेटा, स्टार्ट कर दें रीडिंग। फातिमा 4 अशार की रीडिंग कीजिएगा बेटा। फातिमा जल्दी से बेटा रीडिंग शुरू कीजिए। फातिमा स्टार्ट रीडिंग। फातिमा, हुनैन बेटा जो भी आप दोनों में से रीड कर सकता है, कोई भी एक जो है वो अनम्यूट हो और जल्दी से रीडिंग शुरू करें बेटा। यस टीचर, मेरा माइक म्यूट था हुआ। चले बेटा एक जल्दी से दिन रीडिंग। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिंबर पर कहा, मैं तुम्हें हुक्म जो कुछ दूं तो करोगे मंजूर। एक ने उठ के कहा, ये के ना मानेंगे कभी, कि तेरे अदल में हमको नजर आता है फतूर। चादरें माले गनीमत में जो अब के आए, सहने मस्जिद में वो तकसीम हुए सबके हजूर। इनमें हर एक के हिस्से में फ़कत एक आई, था तुम्हारा भी वही हक के यही है दस्तूर। अब जो ये जिस्म पे तेरे नजर आता है लिबास, ये उसी लूट की चादर से बना होगा जरूर। ठीक है बेटा, अब देखिए ये किस्सा शुरू हो रहा है। एक दिन हजरत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिंबर पे कहा। मिंबर किसे कहते हैं क्लास 8? मिंबर बेटा लकड़ी का एक जीना होता है कि जिस पर बैठ कर जो है वो खुतबा दिया जाता है। ठीक है, जो इमाम होते हैं वो मिंबर पे बैठ के, लकड़ी का एक जीना होता है, एक सीढ़ी होती है, उस पर बैठ के इमाम जो है वो खुतबा देते हैं। तो एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिंबर पे कहा कि मैं तुम्हें हुक्म जो कुछ दूं तो करोगे मंजूर। ठीक है, हजरत उमर फारूक जो थे वो खलीफा थे, तो आपने जो है वो कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा एक हुक्म है, आप लोगों ने उस हुक्म को मानना है, तो क्या आप लोग उसे कबूल करेंगे, मंजूर करेंगे? तो
उनमें उस वक्त जो लोग खड़े थे, जो लोग आपके सामने थे, उनमें से एक बेबाक शख्स था। उसने उठकर ये कहा कि हम किसी भी तौर आपकी बात को नहीं मानेंगे। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको कि तेरे अदल में हमको नजर आता है फतूर। अदल का क्या मतलब है? अदल का मतलब है इंसाफ। ठीक है, उस शख्स ने कहा कि हमें आपके इंसाफ में फतूर यानी खराबी, नुक्स। उस शख्स ने कहा कि हमें आपके इंसाफ में, आपके अदल में नुक्स और खराबी नजर आ रहा है, इसीलिए हम आपकी किसी भी बात को कबूल नहीं करेंगे, आपका हुक्म हम नहीं मानेंगे। वजह क्या बताई उस शख्स ने कि चादरें माले गनीमत में जो अब के आई, सहने मस्जिद में वो तकसीम हुई सबके हुजूर के। इस दफा माले गनीमत किसे कहते हैं? क्लास 8 पता होगा बेटा आप लोगों को। माले गनीमत से मुराद वो माल है, वो सामान है जो दुश्मन का, वो माल जो लड़ाई से जो है, लड़ाई में हम हासिल करते हैं। ठीक है, जंग के दौरान दुश्मन का वो माल जो लड़ाई में हाथ आए, उसको कहा जाता है माले गनीमत। ओके, तो क्या कहा उस शख्स ने कि इस दफा माले गनीमत में जंग के बाद जो चादरें हाथ आई थी हम सबके, वो आपने मस्जिद के सहन में आपने सबके साथ आपने उसको तकसीम किया। ठीक है, सब में आपने उसको तकसीम किया। और सबके हिस्से में कितनी चादरें आई थी? उनमें हर एक के हिस्से में फकत एक आई। था तुम्हारा भी वही हक, यही है दस्तूर। अब उस शख्स ने क्या कहा कि सबके हिस्से में अगर एक चादर आई है तो जाहिर है आपका भी हक यही था, आपका भी जो है वो यही फर्ज था कि आप भी एक ही चादर लेते। अब जो ये जिस्म पे तेरे नजर आता है लिबास, ये उसी लूट की चादर से बना होगा जरूर। तो उस शख्स ने क्या कहा कि अगर आपके हिस्से में भी एक ही चादर आई थी तो आपने उस चादर से ये लिबास कैसे बनाकर पहन लिया जो कि अभी आपने अपने जिस्म पर जेब कर किया हुआ है। ठीक है, उस शख्स ने एक सवाल उठाया। पहले तो उसने बहुत बेबाक तरीके से इनकार कर दिया कि हम आपकी बात किसी तौर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जो है वो इंसाफ करने में नाकाम हो गए हैं। और फिर उस शख्स ने ये कहा कि माले गनीमत में जो चादरें आई थी, आपने सबके साथ उसको जब तकसीम किया तो सबके हिस्से में एक एक चादर आई थी। तो यकीनन आपने अपने पास भी एक रखी होगी, लेकिन अगर आपने एक रखी होती तो फिर आपका ये पूरा लिबास जो आपने आज पहना हुआ है, ये कैसा आपने उस चादर से बनाकर पहना। अब देखें आगे क्या होता है। आगे कोई रीड करेगा बेटा आप लोगों में से? हुनैन, ईमान, फैसल, बेटा आप लोगों में से जी ईमान रीड कीजिए बेटा। अनम्यूट कीजिए बेटा अपना माइक और रीड कीजिए। ईमान नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 146। मुख्तसर थी वो रिदा और तेरा कद है दराज, एक चादर में तेरा जिस्म ना होगा मस्तूर, अपने हिस्से से ज्यादा जो लिया तूने तो अब तू खिलाफत के ना काबिल ना हम है मामूर, गिरजा वो हद मुनासिब से बढ़ा जाता है, सब के सब मोहरे बल थे चेह अनास तो चेह ज़कूर, रोक दे कोई किसी को ये ना रखता था मजाल, नशाए अदल व मसावात से थे सब मखमूर। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, मुख्तसर थी वो रिदा और तेरा कद है दराज। रिदा से क्या मुराद है? रिदा भी चादर का एक दूसरा नाम है। एक चादर में तेरा जिस्म ना होगा मस्तूर। मस्तूर का मतलब है पोशीदा, छुपा हुआ। तो क्या कहा कि वो जो एक चादर सबके हिस्से में आई थी वो बहुत छोटी सी चादर थी, और उसमें आपका जो कद है वो बहुत दराज कद के थे आप। तो वो इतनी छोटी सी चादर में आपका जो है वो पूरा लिबास बनना मुमकिन नहीं था। ये उस शख्स ने आगे तफसील मजीद बताई। अपने हिस्से से ज्यादा जो लिया तूने तो अब तू खिलाफत के ना काबिल ना हम है मामूर। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आपने यकीनन एक चादर नहीं ली, आपने अपने हिस्से से ज्यादा आपने खुद अपने लिए पसंद किया, आपने अपने हिस्से से ज्यादा खुद अपने लिए आपने लिया। तो अब आप खिलाफत के काबिल नहीं हैं, और ना ही हम जो है वो आपकी बात मानने के लिए जो है वो हम आपके मुंतजिर हैं, हम आपकी बात मानने के लिए मामूर नहीं हो सकते। मामूर का क्या मतलब है? जो हुक्म किया गया हो, जो आप पे मुतय्यन किया गया हो, जो आपके लिए मुकर्रर किया गया हो। ज़ाहिर है वो खलीफा थे। तो क्या कहा उसने कि अब आप खिलाफत के काबिल नहीं हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से उसने कहा कि आप जो है वो खिलाफत के काबिल नहीं है, और ना ही हम अब आपकी बात मानने के
लिए पाबंद हैं कि हम आपकी बात को माने। और फिर उसने कहा, अच्छा आगे जो तीसरा शेर है इस पेज का, इसमें जो है वो शायर जो है वो अपनी बात बता रहे हैं कि गर्चे वो हद मुनासिब से बढ़ा जाता था, सब के सब मोहर बलब थे, चे अनास और चे जकूर। ठीक है, उसने यहाँ पे शायर जो है वो खुद अपनी राय पेश कर रहे हैं कि गर्चे वो हद मुनासिब से बढ़ा जाता था, उसकी एक, अब देखिए खलीफा के सामने सहाबी रसूलुल्लाह के इतने गिना कदर सहाबी, इतने आली कदर सहाबी के सामने इस तरह उठ के और ऐसे सवाल करना, ये बहुत बड़ी हिम्मत की एक तरह से बात थी। तो क्या हुआ कि उसके लिए शायर कह रहे हैं कि ये बहुत ही उसने जो है वो अपनी हद एक तरह से पार कर ली। ठीक है, इतने बेबाक तरीके से खलीफा के सामने उठकर सवाल कर लेना, ये बजाते खुद जो है वो अपनी हद को पार कर लेने के मुतरादिफ था। तो उसने हद पार कर ली, वो अपनी जो लिमिट्स थी उससे बहुत आगे वो बढ़ गया, और उसकी इस हरकत पे वहां मौजूद सब के सब जो थे वो मोहर बेलब हो जाना, मतलब सबके होते जाना, सबके जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली, सबके सब हैरान हो गए। इतनी हैरत होना कि आपसे कुछ बोला ना जाए, इतनी हैरानगी आप पे तारी हो जाना। तो सबके सब मोहर बेलब थे। चे अनास और चे जकूर से मुराद है अनास, यहाँ पे अनास से मुराद है मुजक्कर और सॉरी मोनस, और जकूर से मुराद है मुजक्कर। ठीक है, अनास और जकूर से मुराद है मर्द और औरतें। मुजक्कर और मोनस जैसे हम करते हैं ना, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे भी है। अनास और जकूर, अनास जो है वो मोनस है, मोनस से अनास निकला हुआ है, और मस्कूर से जकूर जो है वो मुजक्कर से निकला हुआ है। तो वहां पे मौजूद तमाम लोग उस बेबाक शख्स की इस हरकत पे जो है वो मोहर बलब हो गए, बहुत ज्यादा खामोश हो गए, चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी में भी कुछ कहने की आगे हिम्मत नहीं आई। आगे कौन रीड करेगा? Who wants to read now? हुनैन है, मिस कैन फैसल। यस बेटा, स्टार्ट रीडिंग फैसल। रोब भी कोई किसी को ये ना रखता था मजाल, नशा अदल लो मसावत से थे सब मखमूर। आगे भी फैसल। हाँ हाँ बिल्कुल, चार, ये पूरा पेज, अपने फर्जंद से फरूक मुअज्जम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुमको है हालत असली की हकीकत पे अबूर, तुम ही दे सकते हो इसका मरीज जानिब से जवाब, ना के ना पकड़े मुझे महशर में मेरा रब्बे गफूर। बोले ये इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे मुखातिब होकर, इसमें कुछ वल्दे माजिद का नहीं जुर्म कसूर। वेरी गुड। देखें अब क्या हुआ कि रोक दे कोई किसी को ये ना रखता था मजाल, किसी में इतनी मजाल का मतलब है जुर्रत। ठीक है, किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि कोई जो है वो उसको रोक सकता उस शख्स को। नशाए अदल मसावात से सब थे मखमूर। अब क्यों था ये, क्यों जो है उस शख्स की भी इतनी जुर्रत क्यों हुई कि उसने उठकर ये सवाल किया, और लोग जो है वो सब खामोशी से उसके सवाल को सुनने लगे, किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि कोई आगे से कुछ बोल सकता। ये इसलिए था बेटा कि उस दौर में उस हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जो है वो अदलो इंसाफ का एक ऐसा जो है वो समा था, एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा मुआशरा आपने तख्लीक किया था जिसमें हर शख्स को आज़ादी हक हासिल था। हर शख्स जो है वो बोलने की जो है वो बोलने का इख्तियार रखता था, उसके पास अपनी राय का इजहार करने का पूरा इख्तियार था। और मखमूर का मतलब है नशे में मतलब होना। अदलो इंसाफ का नशा ऐसा सब पे छाया हुआ था कि किसी को जो है वो कोई भी बात कहनी हो तो बिला झिझक अपनी बात को कह दिया करते थे। उस वक्त जो है वो ऐसा मुआशरा आपने तख्लीक किया था अपने फर्जन से। अब देखें जब इतनी बात हो गई तो जाहिर है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी जवाब तो देना था उस शख्स को। तो आपने क्या किया कि अपने फर्जन से फारूक मुअज्जम ने कहा कि तुमको है हालत असली की हकीकत पे अबूर। आपने क्या कहा? आपने कहा कि तुम्हें अपने फर्जन से कहा कि तुम्हें इल्म है कि हकीकत क्या है, तुम जानते हो कि सच्चाई क्या है। अबूर हासिल होना किसी बात पे बहुत ज्यादा माहिर होना, महारत होना। ठीक है, हकीकत आपके फर्जन पे आया थी, तो आपने उससे कहा कि तुम ही दे सकते हो इसका मेरी जानिब से जवाब। आपने खुद जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने अपने बेटे से कहा कि तुम मेरी तरफ से इसका जवाब दो, और ऐसा जवाब दो कि खुदा मुझे जो है वो महशर के दिन मेरा जो रब्बे गफूर है, बहुत ज्यादा गफूर रहीम, माफ करने वाला जो मेरा रब है,
वो मुझे ना पकड़े, वो मेरी पकड़ ना करे, ऐसा तुमने मेरी तरफ से जवाब देना है। ठीक है, महशर का मतलब तो पता ही सबको, रोज़े क़यामत जो है वो मेरी पकड़ ना हो, तुम ऐसा मेरी तरफ से तुम जवाब दो। तो इस पर जो है वो बोले ये इब्ने उमर सबसे मुखातिब होकर कि इसमें कुछ वालिद माजिद का नहीं जुर्म व कसूर। आपने फिर बताया आपके फर्जंद ने कि इस पूरे किस्से में मेरे वालिद साहब का कोई कसूर नहीं है। आगे 3 अशार है, कौन रीड करेगा बेटा? आखिरी 3 अशार कौन रीड करेगा? जल्दी से जो रीड करना चाहता है वो अनम्यूट कर दें अपना माइक। आमना भी है, हुनैन, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, सैयदा नूर, फातिमा, रहमान है बेटा। फातिमा आप पढ़ लें बेटा, अनम्यूट करें फातिमा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीडिंग। आखिरी के जो 3 अशार है फातिमा आप पढ़ लें बेटा। फातिमा वी आर वेटिंग बेटा। जल्दी बेटा, हरी अप क्विकली। फातिमा आप नहीं बेटा, आप रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। फैसल आप ही रीड कर लें बेटा आखिरी के 3 अशार। एक चादर में जो पूरा ना हुआ इनका लिबास कर सकी इसको गवारा ना मेरी तिब्ए गयूर। अपने हिस्से की भी मैंने इन्हें चादर दे दी, कि ये हकीकत है कि जो थी मस्तूर। नुक्ता चीन ने ये कहा उठ के हाँ ए फारूक रज़ी ताला अन्हा, हम हुक्म दें हमको कि अब हम इसे मानेंगे जरूर। जी बेटा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए क्या जवाब दिया आपके बेटे ने कि एक चादर में जो पूरा ना हुआ उनका लिबास कर सकी उसको गवारा न मेरी तबे गयूर। अब ये आपका जो बेटा है वो अपनी बात कह रहा है कि वालिद साहब का जो है वो एक चादर में पूरा लिबास नहीं बन सकता था, और ये बात मेरी गरीब तबीयत को मेरी जो है वो गवारा ना हुई। गवारा ना होना मतलब कबूल ना कर सकना, उस बात को बर्दाश्त ना कर सकना। और तबे गयूर का मतलब है गैरतमंद तबीयत या मिजाज कह सकते हैं, गरीबमंद, सादा मिजाज, गरीबमंद मिजाज, गैरतमंद मिजाज, मतलब कि आपके बेटे की गैरत को ये गवारा नहीं हुआ कि आपके वालिद का जो लिबास है वो नहीं बन सकता था उस एक चादर में। तो आपने क्या किया, आपके फर्जंद ने ये किया कि अपने हिस्से की भी मैंने उन्हें चादर दे दी। वाकई है कि ये हकीकत है जो थी मस्तूर, कि यही छुपी हुई, मस्तूर का मैंने आपको पीछे बताया ना बेटा, मतलब कि छुपा हुआ, तो यही हकीकत थी जो छुपी हुई थी कि मैंने अपने हिस्से की जो चादर थी वो भी अपने वालिद को दे दी, और दरअसल यही सच्चाई है। नुक्ता ची ने ये कहा उठ के कि हाँ ए फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हुक्म दे हमको कि अब हम इसे मानेंगे जरूर। अब जो नुक्ता ची कौन था? जो ऐब ढूंढने वाला, तंकीद करने वाला। ठीक है, आपके किसी भी बात में आपका नुक्स जो निकालेगा, जो आपकी बात में ऐब निकालेगा, नुक्स निकालेगा, खराबी ढूंढेगा, तंकीद करेगा, उसको हम कहेंगे नुक्ताची है। तो उस नुक्ताची ने क्या किया, उसने उठकर एतराफ़ किया, उसने हज़रत उमर फारूक का नाम लेकर एतराफ़ किया कि अब मेरी तसल्ली हो गई है, तशफ़ी हो गई है मेरी, और अब आप जो भी हुक्म देंगे हम उसे ज़रूर मानेंगे। ठीक है बेटा, ये नज़म मैंने आपको रीड करके अच्छी तरह से अपनी रीडिंग भी कर ली है, समझा भी दिया है आपको। कोई सवाल है तो भी कर लें आप लोग, और अगर सवाल नहीं है तो फिर आ जाए बेटा काम पे, रफ कॉपीज अपनी रेडी कर लें। अब देखिए नज़म के हम काफियों की फहरिस्त मुरतब कीजिए। अब आप में से पहले तो मुझे कोई ये बताएगा कि हम काफिया किसे कहते हैं? काफिया, सॉरी, काफियों की फहरिस्त, काफिया किसे कहते हैं? क्लास 8 कौन बताएगा मुझे? काफिया किसे कहते हैं 8 क्लास? बेटा आप में से कोई किसी को याद है काफिया से क्या मुराद है? बेटा काफिया कहते हैं हम आवाज अल्फाज को। ठीक है, वो अल्फाज जिनका जो है वो साउंड सेम हो, एक जैसी जिनकी आवाज निकलती हो। अब देखिए इसमें तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नज़म बहुत खूबसूरती से अल्लामा शिबली नोमानी ने तहरीर की है। इसके हर शेर में हम काफी अल्फाज आपको मिलेंगे। अब आप, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाएं हम काफी अल्फाज, या तो आप चाहें तो अपनी बुक में आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। फैसल बेटा कुछ पूछना है अगर आपको तो आप अनम्यूट कर लें, और अगर नहीं पूछना तो अपना हैंड रेस का जो ऑप्शन है वो आप स्क्रीन से हटा दें बेटा।
ठीक है, अब देखें, अब पहले शेर में जो है वो, अब इसके हम काफी अल्फाज लिखना शुरू करें। देखें ये सारे जो ना मंजूर, फतूर, हुजूर, दस्तूर, आप देख रहे होंगे हर शेर का जो आखिरी लफ्ज है वो बहुत खूबसूरती से शायर ने इसको काफिया जो है वो काफिये का ख्याल रखा है इसमें। देखिए मंजूर है, फतूर है, हुजूर है, दस्तूर है, फिर जरूर है, फिर है मस्तूर, मामूर। इसमें कुछ अल्फाज रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप उसको दोबारा मत लिखिएगा, आपने इसको कॉपी में लिखना है बेटा ये सवाल, ठीक है। अभी तो आप बेशक मार्क कर लें, लेकिन जब आप नीट कॉपी पे अपना काम करेंगे तो आपने अल्फाज के मायने भी लिखने हैं और ये पहला सवाल भी आपने अपनी कॉपीज पे आपने ये लिखने हैं। बेशक आप इसमें जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो आप रिपीटेड मत लिखिएगा, आपने सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। मस्तूर है, फिर मामूर है, फिर ज़कूर है, उसके बाद है कुबूर है, इसके बाद गफूर है, कसूर है, गयूर है, फिर मस्तूर और जरूर, ये रिपीट हो रहे हैं, इसको आपने दोबारा लिखने की इसको कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद है नज़म की नसर बनाइए। बेटा ये जो नसर है ना ये होगा हमारा खुलासा, ठीक है। क्लास 8 ये जो नसर है इसको हम खुलासे में तब्दील कर देंगे। खुलासा का पैटर्न जो है वो आप लोगों को पता होगा, उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। अगर नहीं भी पता तो आप लोग जो है वो मैं आपको बता दूंगी, साथ साथ आपको व्हाट्सएप भी हो जाएगा, आप लिखते जाएं जल्दी से फिलहाल, ठीक है बेटा। खुलासा तहरीर कीजिए आप लोग। सबसे पहले नज़म का खुलासा की हेडिंग दें। खुलासा की हेडिंग देकर और आप लोग जो है उसके नीचे लिखें नज़म का उन्वान। क्लास 8 नज़म का उन्वान लिखकर उसके सामने आप लोग क्या करेंगे बेटा, नज़म का ज़ाहिर नाम लिखेंगे। नज़म का उन्वान लिखकर हेडिंग देकर सामने लिखें अदले फारूकी, उसके नीचे फिर शायर का नाम लिखिए, शायर का नाम लिखिए, उसके सामने लिखिए अल्लामा शिबली नोमानी, फिर लिखिए माखज। माखज क्या है, देखिए इसमें हमें बता दिया गया है कि ये नज़म जो है ये किससे माखूज है, ठीक है बेटा, इसमें हमें बता दिया गया है। तो आप लिखिए किससे माखूज है ये नज़म हमारी, कुलियात शिबली, कुलियात शिबली से माखूज है ये नज़म। और आखिरी हमारी हेडिंग होगी सिन्फ़े अदब, उसके सामने लिखिए, सिन्फ़े अदब के सामने लिखिए इस्लामी नज़म। इस्लामी नज़म लिखकर फिर एक लाइन छोड़कर आपने खुलासा की हेडिंग देनी है। खुलासा की हेडिंग देके और आपने नीचे से जिस तरह आप देखें लिखते हैं हम हमेशा, बिल्कुल वैसे ही हमने लिखना है क्लास 8। चले बेटा, और ऑल ऑफ यू रेडी, मैं लिखना शुरू करवाऊं आपको बेटा। लिखें अल्लामा शिबली नोमानी की तहरीर करदा ये एक, अल्लामा शिबली नोमानी की तहरीर करदा ये एक ईमान अफरोज नज़म है, ईमान अफरोज नज़म है खत्मा। इसमें मुसलमानों के दूसरे खलीफा, इसमें मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अदलो इंसाफ का तज़किरा है, अदलो इंसाफ का तज़किरा है, अदलो इंसाफ का तज़किरा है खत्मा। एक दफा एक शख्स ने, अब देखिए जो पूरी नज़म हमने जैसे पढ़ी है ना उसको उसी तरह हमें वाकई की सूरत में एक तरह से समझने हमने लिखना है, ठीक है बेटा। एक दफा एक शख्स ने बहुत बेबाक तरीके से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म की तामील करने से, हुक्म की तामील करने से इनकार कर दिया, तामील करने से इनकार कर दिया, और वजह ये बताई कि माले गनीमत से मिलने वाली, माले गनीमत से मिलने वाली चादरों की तकसीम, माले गनीमत से मिलने वाली चादरों की तकसीम उन्होंने इंसाफ से नहीं की, उन्होंने इंसाफ से नहीं की खत्मा।
سب کے حصے میں ایک چادر آئی. ختمہ. سب کے حصے میں ایک چادر آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دراز قد تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دراز قد تھے. کوما یا وقفہ سکتا جو ہے آپ یہ لگائیں گے ساتھ. اور ایک چادر میں ان کا لباس بننا. اور ایک چادر میں ان کا لباس بننا ناممکن تھا. اور ایک چادر میں ان کا لباس بننا ناممکن تھا. ختمہ. جبکہ انہوں نے وہی لباس زیبتن کیا ہوا تھا. وہی لباس زیبتن کیا ہوا تھا. ختمہ. اس بے باک شخص کے کہنے کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یقیناً دو چادر لے کر اپنا لباس بنوایا تھا. ختمہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ تمام لوگوں کو وضاحت سے جواب دے. ختمہ. بیٹے نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انصاف کے کسی تقاضے کو پامال نہیں کیا. بلکہ بیٹے نے اپنی چادر بھی اپنے والد کو دے دی تھی تاکہ ان کا لباس بن سکے. بیٹے کا جواب سن کر وہ شخص بے حد شرمندہ ہوا. اور اعتراف کیا کہ بے شک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کر دیا اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا. ختمہ. اب دیکھیں اس کا دوسرا سوال ہے نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجئے. مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیں کلاس 8 اور نیچے سے اس کے سامنے سے نیچے سے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے. اس نظم میں شاعر علامہ شبلی نعمانی نے بہت خوبصورت طریقے سے ایک مسلمان، اب دیکھیں یہاں پہ میں نے مس کر دیا ہے بیٹا حکمران، آپ اس میں ایڈ کر لیں، ایک مسلمان حکمران کے اوصاف بتائے ہیں. ایک مسلمان حکمران ہے کاف میم رے الف اور نون، حکمران کے اوصاف کہتے ہیں خوبیوں کو. کلاس 8 اوصاف بتائے ہیں. ختمہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تاریخی واقعے کی مثال دے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی
तारीखी वाक़ये की मिसाल देकर उन्होंने बताया है कि किसी मुसलमान हुक्मरान को किसी भी तरह अपनी आवाम पर बरतरी हासिल नहीं हो सकती। ठीक है, अपनी आवाम पर उसे कोई भी बरतरी किसी भी तरह की हासिल नहीं हो सकती। ये हो गया है हमारा अभी तक का काम बेटा। अब देखें जरा होमवर्क देख लें बेटा। होमवर्क में आपने इस नज़म का तमाम काम ना सिर्फ लिखना है बल्कि याद भी करना है। खास तौर पर अल्फाज मायने आपको लाजमी याद करने हैं क्लास 8। और अब देखिए एक खत लिखना है आपको, वालिद साहब के नाम में खत लिखिए और उन्हें इम्तिहान में अपने नतीजे से आगाह कीजिए। ये खत आप लोगों ने क्लास 8 उर्दू बी में लिखना है बेटा। ठीक है, अब खत का जो पैटर्न है वो मैं आपको बेटा बता देती हूँ, आप जरा देख लें, उसको भी नोट डाउन कर लें अगर आप चाहें तो उसे। होमवर्क एक तरह से समझ लें कि ये आपका डिस्कस हो रहा है। ठीक है बेटा, अब देखें आप लोग जब खत लिखेंगे उर्दू बी में तो बिल्कुल इसी तरह से आपका होगा। बनाम पहले तो आपने जो है वो हेडिंग देनी है खत की। ठीक है, हेडिंग बल्कि हेडिंग ना भी दें, आप लोग डेट और डे लिखिएगा, घर का काम जो भी आपने वो लिखना है। फिर आपने इस तरह से बेनाम वालिद साहब बराए इम्तिहान में अपने नतीजे से आगाह करने के लिए खत। ठीक है बेटा, फिर इम्तिहानी मरकज, ये चीजें आपने अपने राइट हैंड साइड पे अपने सीधे हाथ पे आपने लिखना है, दाएं हाथ पे इम्तिहानी मरकज, और आपने डेट लिखनी है 22 जून 2020। ठीक है, फिर एक लाइन स्किप करके आपने बिल्कुल सेंटर में आपने लिखना है मोहतरम अजीज वालिद साहब, फजाइया निशान और अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के जहाँ पे मैंने आगाज लिखा है ना बेटा क्लास 8, वहीं से आपने आगाज इसका शुरू आपने करना है इस खत को। ठीक है, बाकी देखिए नोट मैंने लिख दिया है कि आपका जो खत है वो कम से कम 3 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होगा। पहला जो पैराग्राफ है उसमें आपका तारुफी होगा और हाल हवाल। चूंकि ये वालिद साहब के नाम है तो इसमें आपको तारुफ तो ज़ाहिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको हाल हवाल अपना बताना है, उनका आपने पूछना है। ठीक है, और कुछ इसके अलावा जो है वो एक दो बातचीत आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप मौसम का हाल हवाल अपने शहर का और वालिद साहब के शहर का आप अपना बता सकते हैं, उनका पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ जो होगा बेटा उसमें खत लिखने के मकसद के बारे में आपने बताना है। अब चूंकि आप यहाँ अपने इम्तिहान के नतीजे से आगाह कर रहे हैं क्लास 8, तो आपको थोड़ा सा इसमें अपना नतीजा आपने बताना है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हो गए हैं। तो फिर आप इसमें थोड़ी सी तमहीद बांध सकते हैं। आप पहले ये लिखिएगा कि आपने किस तरह तैयारी की थी इम्तिहानों की और कितनी आपने मेहनत की थी। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी अपनी रोजमर्रा की जो इम्तिहान के दिनों में जो आपका रोजमर्रा का जो आपका शेड्यूल था, जो आपकी रूटीन थी, आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। जो आपका मामूल था रोज का वो इसमें आप थोड़ा सा शेयर करें कि इम्तिहानात के दिनों में आपने किस तरह अपना मामूल बनाया था और किस तरह आपने अपनी जो है वो स्टडीज को आपने कैसे अपने टाइम दिया। ठीक है, और आखिरी पैराग्राफ आपके दुआया कलिमात के साथ आपने इख्तिताम करना है। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि आप अपने इम्तिहान का जो आपका अच्छा नतीजा आया है, आप उसका क्रेडिट जो है वो अपने वालिद साहब की दुआओं को दे सकते हैं। एक तो दुआ ये आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें, और बाकी घर वालों की दुआओं आप इसमें लिख सकते हैं। और आखिर में आप उनके लिए भी दुआएं करेंगे। ठीक है, उनकी सेहत के लिए, उनकी सलामती के लिए आप दुआएं लिखकर और आपने इख्तिताम सबको सलाम और लिखकर आपने जो है वो इख्तिताम पे आना है। ठीक है, ये आपका हो गया आखिरी पैराग्राफ। और उसमें उसके बाद जो है ये देखें, ये वस्सलाम आपका बेटा अलिफ बे जीम, ये आपका बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। ठीक है, क्लास 8 आपका ये लेफ्ट हैंड पे होगा, आपके बाएं हाथ पे होगा। ठीक है, आपके उल्टे हाथ पे आपने खत का जो शुरू किया था इम्तिहानी मरकज, वो आपके खत के राइट हैंड से आपने शुरू किया और आपने जो एंड वाला आपने लिखना है ये आपको आपके अपने लेफ्ट हैंड पे आपने लिखना है। ठीक है, इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। होमवर्क है ये आपका, ये आपको लाजमी तौर पर मुकम्मल करना है। एटलीस्ट यूं समझ लें कि अब अगली हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग थर्सडे को होगी, तो उससे पहले पहले ये आपका जो है वो होमवर्क हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा,
اچھا جی، یہ ہوم ورک آپ کو جو ہے وہ واٹس ایپ بھی میں کروا کر دوں گی آپ کو. اب آپ کو کوئی سوال ہے آج کے جو ہے وہ لیسن سے ریلیٹڈ، پریویس جو بھی ابھی تک ہم نے کیا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے، یا پھر ابھی جو ہوم ورک دیا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی سوال ہے بیٹا، یو کین آسک. یوں سمجھ لیں کہ اب آپ کا ٹائم شروع